Hello everyone, this is Shashank Tiwari from the Mahakal Tutorial Gwalior and I once again warmly welcome to all of you who are watching this video. So respected parents और dear students, जैसा कि आप सभी के साथ में कमिटमेंट करा था कि एग्जाम से पहले आप सभी के साथ में हम लोग इंग्लिश का पूरा सिलेबस शेयर करने वाले हैं। हालांकि एक बार पहले भी हम लोग पूरा कंटेंट ऑलरेडी यूट्यूब पर हमारा प्लेलिस्ट में डला है, आप जाकर चेक कर सकते हैं 2022 से इसकी प्लेलिस्ट में। इस बार जो 2025 में आप सभी का एग्जाम होने वाला है, चाहे वो आरएमएस का दिसंबर में एग्जाम होने वाला हो या फिर जनवरी 2025 में सैनिक स्कूल का, हम पूरा कोर्स पूरा टॉपिक कंप्लीट कराएंगे। साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आप सभी के हम लोग ऑनलाइन यूट्यूब पर कवर कराने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको सिर्फ करना इतना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और जो भी आपके जानने वाले हैं उनके साथ में चैनल को शेयर जरूर कर देगा। और अगर वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा बच्चों, ठीक है। इत्मीनान से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। ये मत सोचना सर बहुत ज्यादा लेंदी वीडियो है तो हम लोग इतना देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। मेरे बच्चों, आपका एग्जाम नजदीक है, आप पे डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हैं कि आप सैनिक स्कूल में जाना चाहते हैं तो ये अब आपके ऊपर छोड़ा कि आप कैसे सीखते हैं, ठीक है। मेरा काम है एज एन एजुकेटर, मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। और आप, मैं जानता हूं बहुत स्मार्ट बच्चे कवर अप करेंगे, ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं क्लास 6 और 9 के रिगार्डिंग। लगभग जो टॉपिक है इंग्लिश के वो सेम रहने वाले हैं, बस थोड़ा सा लेवल अप हो जाता है 9th क्लास में, ठीक है। सो एक बार हम लोग नजर डालते हैं फटाफट से सिलेबस के ऊपर, ठीक है। हम सब जानते हैं सबसे पहले आता है आप सभी के एग्जाम, मेरे प्यारे बच्चे, कॉम्प्रहेंशन पैसेज, जिसको हम अनसीन पैसेज के नाम से जानते हैं। ये 6 और 9th दोनों क्लास में। आप अगर एज अ एस्पिरेंट वर्क कर रहे हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं सैनिक स्कूल या आरएमएस एग्जाम की, सबसे पहला टास्क आपका ये होना चाहिए कि आपके स्टडी रूम में आपके पास में प्रॉपर सिलेबस होना जरूरी है। अगर नहीं है, ये सारे टॉपिक को आप लिख लीजिए। 9th के लिए मानता हूं शायद कुछ एक टॉपिक ऊपर नीचे होगा, जैसे पैसिव वॉइस हो गया है और नरेशन वगैरह है, तो कुछ टॉपिक हैं जो आप लोग गूगल से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहां से शुरू करेंगे, लेटर अल्फाबेट वर्ड्स। ये एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन इनके बिना कुछ होना भी नहीं है, ये भी अच्छे से जानते हैं, ठीक है। हमारी जो लेक्चर रहेगा वो यहां से शुरुआत करेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे सब्जेक्ट प्रेडिकेट, फिर नेक्स्ट हमारा रहेगा मेरे प्यारे बच्चों सेंटेंस, ठीक है, द सेंटेंस, फिर आर्टिकल, नाउन एंड जेंडर, नाउन एंड नंबर्स, सिंगुलर प्लूरल, पार्ट ऑफ स्पीच। यहां पर आएंगे नाउन से लेकर इंटरजेक्शन तक सारे, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन, ये सारी चीजें रहने वाली है। टेंस, पैसिव वॉइस, क्वेश्चन टेक, ठीक है। इसके बाद में डिग्री ऑफ कंपैरिजन, मॉडल्स, डिटरमिनर्स, जंबल वर्ड्स, स्पेलिंग टेस्ट, सिनोनिम एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, प्रोवर्ब, इडियम, फ्रेजेस, राइमिंग वर्ड्स, वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड, एप्लीकेशन ऑफ देयर एंड एप्लीकेशन ऑफ इट और इट्स, ठीक है, इट्स। आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं इन्हीं टॉपिक में से आएंगे, पहले तो आप ये मान के चले अच्छे से, ठीक है। इससे बाहर आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आने वाला, अल्टीमेटली कहने का मोटिव ये है, इन टॉपिक से बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ठीक है। और ये सारे ही टॉपिक हम लोग यूट्यूब पर कवर करने वाले हैं, ठीक है। चलो, अब जैसा कि मैंने बच्चों आप सभी से कहा कि इंग्लिश हम लोग कवर करेंगे, तो सबसे पहले किसी भी बच्चे को इंग्लिश में अगर कुछ भी नहीं आता है, ABCD भी अगर नहीं आती है, यकीन मानना आप भी नंबर अच्छे 50 में से 50 लाने का दम रखते हैं, बशर्ते आपको लास्ट तक बने रहने होगा। लास्ट तक इन द सेंस जब तक हम सिलेबस कंप्लीट नहीं करा लेते हैं तब तक। और हर एक टॉपिक इंग्लिश का दूसरे टॉपिक से कनेक्टेड है, तो हमारे साथ जरूर बने रहिएगा, ठीक है। अब इंग्लिश को सर कहां से शुरू करें, तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग इंग्लिश को इंग्लिश से शुरू करेंगे कि सर व्हाट इज इंग्लिश, तो क्या होती है प्यारे बच्चों इंग्लिश के बारे में अगर डिस्कस करें तो व्हाट इज, ठीक है, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, ठीक है। जैसे जनरली अगर हम बात करें, बच्चों से पूछते हैं इंग्लिश क्या है, तो हर प्रकार के जवाब हमें सुनने को मिलते हैं कि सर इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। तो हम इसी को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, आपके इस स्तर पे थोड़ा सा ही डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सो इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, ओरिजिनली द लैंग्वेज ऑफ पीपल ऑफ इंग्लैंड। और ओरिजिनली देखा जाए तो ये कौन से देश के लोगों की भाषा है बेसिकली, तो ये इंग्लैंड के लोगों की भाषा है। नाउ इससे पहले भी हम डिस्कस करेंगे सर ये लैंग्वेज क्या होता है, जो आपने यहां पर मेंशन किया है इसको भी मेरे प्यारे बच्चों आगे लिखा है, ठीक है। फिलहाल चलते रहिए साथ में। इंग्लिश क्या है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। ओरिजिनली जो लैंग्वेज थी मेरे प्यारे बच्चे वो कहां की थी, इंग्लैंड के लोगों की। नाउ टुडे इंग्लिश इज द मेन लैंग्वेज ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड मोर देन 50 अदर कंट्री। और अगर आज की डेट में अगर बात करें तो इंग्लिश जो है 50 से ज्यादा देशों की मेन लैंग्वेज है, ठीक है। और वो देश कौन कौन से हमारे सामने है, द यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड मोर देन 50 अदर कंट्रीज। और ये मोर देन 50 अदर कंट्रीज जो भी हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से देशों में इंग्लिश को एज अ मेन लैंग्वेज के रूप में कंसिडर किया जाता है, ठीक है। सो फिलहाल अगर हम बात करें, हिंदी में भी यहां पर मेंशन कर रखा है, जैसे कि अगर किसी बच्चे को समझने में दिक्कत आ रही है तो यहां पर मेंशन कर दिया कि अंग्रेजी एक भाषा है,
मूल रूप से इंग्लैंड के लोगों की भाषा, और आज जो है यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और 50 से अधिक अन्य देशों की मुख्य भाषा है हमारी इंग्लिश। ठीक है, हमारी इन द सेंस फॉरेन लैंग्वेज है इंग्लिश, जो है भारतीयों के लिए एक फॉरेन लैंग्वेज है। अब सो यहां तो हमने पढ़ लिया कि व्हाट इज इंग्लिश को अच्छे से। अब थोड़ी सी सेकेंडरी बात इन द सेंस ही कि हम एज अ स्टूडेंट, मैं जब क्लास में पढ़ाता हूं तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि अधिकतर ये सुनने को मिलता है, 3 में से एक बच्चा ये कह ही देता है कि सर मेरी मम्मी मेरा कंपैरिजन करती है कि फलाने का बच्चा जो है इंग्लिश बहुत अच्छी बोलता है, तुम्हें देखो इंग्लिश नहीं आती बोलना। सो मैं आप सभी के सामने बड़े ही पोलाइट वे में एक बात ये कहना चाह रहा हूं कि इंग्लिश को बच्चों पे एकदम से थोपो मत। आफ्टर ऑल इंग्लिश है क्या? तो इंग्लिश इज जस्ट अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, इंग्लिश जो है बातचीत करने की एक लैंग्वेज है, और हम अगर ये सोच रहे हैं कि किसी व्यक्ति को अगर बहुत अच्छी इंग्लिश बोलना आती है तो उसको बहुत अच्छा नॉलेज है, तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। किसी चीज का नॉलेज होना एक अलग बात है और किसी लैंग्वेज को प्रॉपर तरीके से बोलना अलग बात है। लैंग्वेज अगर वो बोल रहा है तो सही बोल रहा है नहीं बोल रहा है, उसमें कितनी ग्रामेटिकल एरर कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये थोड़ा सा जानना जरूरी है। अगर हाँ नॉलेज के बेस पर ही अगर आप कंपैरिजन करना चाहते हैं तो ये भी देखिए कि बाकी सब्जेक्ट वाइज उसके कितने मार्क्स कहां से आ रहे हैं एग्जाम में। मैंने भले ही विनम्र निवेदन साथ कह रहा हूं कि पेरेंट्स कभी भी अपने बच्चों के ऊपर ये ना थोपे, आज नहीं तो कल धीरे धीरे वो माहौल के हिसाब से इंग्लिश सीख ही जाएगा, बिकॉज लैंग्वेज है, कोई बड़ा हवा नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर ग्रामेटिकल तरीके से वो स्ट्रांग हो रहा है, इट मीन्स आपके लिए बहुत कुछ है। ठीक है, चलो उम्मीद करता हूं आप मेरी बात समझ गए होंगे, आगे डिस्कस करते हैं। वर्ल्ड वाइड देयर आर ओवर 400 मिलियन नेटिव स्पीकर ऑफ इंग्लिश। अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में लगभग 400 मिलियन से ज्यादा भी, यानी कि 400 मिलियन से ज्यादा जो है आपको इंग्लिश बोलने वाले स्पीकर मिलेंगे। अब यहां पर एक बड़ा प्रश्न आता है, सर ये नेटिव स्पीकर क्या होता है? फिर एक बार चेकआउट कर लो, पूरी दुनिया में इंग्लिश बोलने वाले लोग कितने हैं? 400 मिलियन से ज्यादा। अब ये नेटिव स्पीकर क्या होता है, पहले तो ये लिखा हुआ ये समझ लो, फिर मैं इसको अपनी लैंग्वेज में इलेबोरेट करके आपको बताऊंगा। A person who speaks a language as his her first language and has not learned it as foreign language। ठीक है, ये भी आई थिंक शायद स्टार बना के सेम लैंग्वेज लिखी है। ठीक है, अ नेटिव स्पीकर इज समवन हु लर्न्स टू स्पीक अ लैंग्वेज एज अ चाइल्ड इन इट्स और हिज बर्थ प्लेस रेदर देन लाइन। हाँ ठीक है, चलो अब हिंदी भी पढ़ लीजिए आप एक बार। नेटिव स्पीकर वह व्यक्ति होता है जिसने किसी लैंग्वेज को विदेशी भाषा के रूप में सीखने के बजाय अपने जन्म स्थान पर एक बच्चे के रूप में सीखा। चलो अब इसको मैं अपनी लैंग्वेज में समझाता हूं कि नेटिव स्पीकर क्या होता है या फिर नेटिव लैंग्वेज क्या होती है। तो जैसे मैं हूं, मैंने भारत में जन्म लिया, जन्म लेने के बाद से मैंने जो भी लैंग्वेज बोलना सीखी अपने माता पिता से और अपने आसपास के माहौल से, और उस लैंग्वेज को सीखने के लिए मैंने किसी किताब का या व्याकरण का सहारा नहीं लिया है, तो वो लैंग्वेज जो मैं बोल रहा हूं वो लैंग्वेज मेरे लिए कहलाएगी नेटिव लैंग्वेज। और मैं बोल रहा हूं तो मैं हो जाऊंगा नेटिव स्पीकर। सिंपल एज हम जितना कर सकते हैं कि नेटिव स्पीकर कौन होता है? जिसने जन्म से लेकर किसी भाषा को बोलना शुरू करा है और उस भाषा को सीखने के लिए उसने किसी प्रकार की किताब का सहारा नहीं लिया हो, अपने आसपास से सुनकर बोलना शुरू किया है, और जो वो बोल रहा है वो व्यक्ति कहलाएगा नेटिव स्पीकर। जो लैंग्वेज वो बोल रहा है वो कहलाएगी नेटिव लैंग्वेज। सिंपल। अब अगर विदेशियों के बारे में बात करें, जैसे अमेरिका के लोग हैं, उनके लिए हिंदी जो है एक फॉरेन लैंग्वेज है, हमारे लिए इंग्लिश जो है फॉरेन लैंग्वेज है। अगर उनको हिंदी सीखनी पड़ेगी तो उनको यहाँ की हिंदी की ग्रामर सीखने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि व्हेन वी वांट टू लर्न एनी लैंग्वेज वी नीड टू लर्न द ग्रामर ऑफ द लैंग्वेज। जब भी हम किसी लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं तो हमें उस लैंग्वेज की ग्रामर को सीखने की जरूरत होती है। उम्मीद करता हूं कि यहां तक बात समझ में आई होगी आप सभी को मेरे प्यारे बच्चों। तो नेटिव स्पीकर में कंफ्यूज मत होना। टोटल हम अगर कंक्लूड करें हमारी सेकंड स्लाइड को, तो ये कहना ही चाह रही थी कि पूरी दुनिया में लगभग 400 मिलियन से भी ज्यादा नेटिव स्पीकर मिलेंगे आपको इंग्लिश बोलने वाले। अब बात करते हैं, चलिए भैया आगे। कॉन्सिक्वेंटली इंग्लिश इज समटाइम्स डिस्क्राइब्ड एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज। इसके विपरीत अगर देखा जाए, परिणाम स्वरूप अगर देखा जाए, तो इंग्लिश को हम लोग वर्ल्ड लैंग्वेज के रूप में कंसिडर करते हैं। क्यों करते हैं ये भी बताऊंगा भी आपको, और वर्ल्ड लैंग्वेज क्या होती है ये भी बताऊंगा। ठीक है, परिणाम स्वरूप क्या होता है, इंग्लिश को समटाइम्स कभी कभी वर्ल्ड लैंग्वेज के रूप में कंसिडर करा जाता है, या फिर हम कहते हैं ग्लोबल लिंग्वा फ्रैंका। इसका मतलब क्या होता है? ग्लोबल लिंग्वा फ्रैंका का मतलब ये होता है वर्ल्ड लैंग्वेज। वर्ल्ड लैंग्वेज का मतलब रहता है जो पूरी दुनिया में बोली जाने वाली लैंग्वेज होती है। तो सर क्या पूरी दुनिया में इंग्लिश बोली जाने वाली है? चाइनीज, अमेरिकन लैंग्वेज, जैपनीज लैंग्वेज वगैरह जो भी है। मेरे बच्चों यहां पर कहने का मतलब यह है कि पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी कंट्री एग्जिस्ट कर रही हैं, वहां पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति जो है इंग्लिश जरूर बोल रहा है, इसीलिए बोला गया है वर्ल्ड लैंग्वेज। ठीक है, आगे बात करते हैं। It is the world's most widely used language in the international business and telecommunication, newspaper and publishing, scientific publishing, mass entertainment and diplomacy। और इस लैंग्वेज का यूज कौन कौन से फील्ड में यूज किया जाता है?
उसके नीचे नाम दिए गए हैं, तो वो नाम है इंटरनेशनल बिजनेस में, व्यापार वगैरह में, ठीक है। टेलीकम्युनिकेशन में हम न्यूज़पेपर भी देखते हैं, बहुत सारे न्यूज़पेपर हमें इंग्लिश में देखने को मिलते हैं, ठीक है। टाइम्स ऑफ इंडिया के बारे में अगर बात कर लें, या फिर बहुत सारे और भी ऐसे न्यूज़पेपर जो इंग्लिश में पब्लिश होते हैं उनके बारे में। एंड पब्लिशिंग, साइंटिफिक पब्लिशिंग एंड मास इंटरटेनमेंट, डिप्लोमेसी। सो ये सारी चीज़ों के अंदर हमारी इंग्लिश लैंग्वेज हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। ये बिल्कुल बेस है। अगर किसी को कुछ भी नहीं आता है इंग्लिश में, मेरे बच्चों हम बिल्कुल शुरू से कर रहे हैं, आल्दो ये आपके एग्जाम में नहीं आने वाला, लेकिन ट्रस्ट मी, लेक्चर के लास्ट तक बने रहिएगा, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। मैंने इसीलिए कहा है कि जो जीरो से है, जीरो से बनाएंगे हीरो आपको, ठीक है। बड़ी राइमिंग वाली वर्ड बोल देता हूं मैं कभी कभी। चलो एक बार हिंदी में लिख लिया इसको। परिणाम स्वरूप अंग्रेजी को कभी कभी विश्व भाषा या वैश्विक भाषा के रूप में वर्णित किया जाता है। यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार और दूरसंचार, समाचार पत्र, प्रकाशन, वैज्ञानिक प्रकाशन, जन मनोरंजन और कूटनीति में दुनिया की सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली भाषा है, ठीक है। आगे बात करते हैं। इंग्लिश यूजेस अ राइटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन द क्लासिकल लैटिन और रोमन अल्फाबेट, द इंग्लिश अल्फाबेट विद 26 लेटर दैट हैव आगे वाली स्लाइड में। सो देखा जाए तो इंग्लिश जो है अपना एक राइटिंग सिस्टम जो है यूज करता है, क्लासिकल लैटिन बोल लो उसको, या फिर रोमन अल्फाबेट कह लो, जिसको हम लोग जानते हैं अच्छे से, जिसको बोलते हैं द इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। आगे वाली स्लाइड में उसको दिखाते हैं आप सभी को। सो द मैजिकल 26 लेटर, लोगों के लिए केवल ये लेटर से अल्फाबेट है, लेकिन ट्रस्ट मी, मेरे लिए, मेरे प्यारे बच्चों, ये मैजिकल 26 लेटर हैं। अपर केस और लोअर केस दोनों में लिखा है, यानी कि स्मॉल लेटर और बिग कैपिटल लेटर, ये दोनों में मेंशन कर रखा, पहले वो देख लीजिए। ये सारे आपके सामने स्क्रीन पर जो दिख रहे हैं आपको, ये है स्मॉल लेटर, और ये जो नीचे आपको दिख रहे हैं इनको बोलते हैं कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर का एक और नाम है जिसको बोलते हैं अपर केस, स्मॉल लेटर का एक और नाम है जिसको बोलते हैं लोअर केस। बिल्कुल बेस से चल रहे हैं। अब मैजिकल 26 लेटर क्यों बोलते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ये मैं बोलता हूं इसलिए, ठीक है। सो 26 लेटर जो है हम सब ने देखा ए से लेकर जेड तक, ठीक है। आप चाहे साइंस फील्ड से बात कर लें, या मैथ्स फील्ड से बात कर लें, या सोशल साइंस से आज की डेट में जो जितने किताबें पब्लिश हो रही है, कोई नॉवेल को देख लीजिए, किसी मेडिकल फील्ड की बुक को देख लीजिए, किसी लॉयर की बुक को देख लीजिए, अधिकतर किताबें जो हैं आपको देखने को मिलेंगी वो इंग्लिश में प्रिंट हुई हैं, और उन प्रिंटेड बुक के अंदर ये केवल और केवल 26 लेटर से बनी हुई स्पेलिंग आपको मिलेंगी। सो कैन यू इमेजिन कि इन लेटर का कितना इंपॉर्टेंस है, और ये जो जितने भी लेटर्स आपको देखने को मिलते हैं 26 लेटर, ये कितने वर्ड फॉर्मेशन में काम आ रही है। दैट्स व्हाई हियर वी ओनली आई से कि यहां पर जो है मैं इंग्लिश को क्या बोलता हूं, मैजिकल लेटर्स बोलता हूं, ठीक है। सो उम्मीद करता हूं आपसे आप भी मैजिकल लेटर ही बोलेंगे। चलो, अब जैसा कहा था आपसे कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इंग्लिश जस्ट लैंग्वेज, ठीक है। सो लैंग्वेज क्या होती है? सो मेरे प्यारे बच्चों, लैंग्वेज इज अ स्ट्रक्चर्ड सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन दैट कंसिस्ट ऑफ ग्रामर एंड वोकैबुलरी। क्या होता है? भाषा संचार की एक संरचित प्रणाली है जिसके अंदर व्याकरण और शब्दावली शामिल होती है। यानी कि लैंग्वेज इज अ स्ट्रक्चर्ड सिस्टम। लैंग्वेज कोई भी भाषा, चाहे हिंदी हो, जापानीज हो, अमेरिकन हो, चाइनीज हो, कोई भी लैंग्वेज अगर होती है तो वो एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम होता है, ठीक है, कम्युनिकेशन का, बातचीत करने का, वार्तालाप करने का, जिसमें ग्रामर आपको देखने को मिलेगी। ग्रामर से हमें पता चलता है सेंटेंस का फॉर्मेशन किस तरीके से हो रहा है, और उसके अंदर वोकेबलरी मिलेगी, यानी कि शब्दार्थ मिलेंगे, सो दैट कि हम प्रॉपर शब्दार्थ के माध्यम से हम हमारी बात को एक से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। सिंपल शब्दों में कहा जाए, क्या होता है सर ये लैंग्वेज? लैंग्वेज इज जस्ट अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, और उस मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा? ग्रामर मिलेगी आपको और वोकेबलरी देखने को मिलेगी। इसीलिए आप सभी के टीचर्स जो आपको स्कूल में बोलते हैं, वर्ड मीनिंग पढ़ लो, वर्ड मीनिंग पढ़ लो, स्ट्रक्चर पढ़ लो, फॉर्मूले याद कर लो, सो दैट कि आपको लैंग्वेज का ज्ञान हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। यहां से हमारा टॉपिक शुरू होने वाला है जो आपके मेन एग्जाम से कनेक्टेड है। एक एक टॉपिक बड़े प्यारे तरीके से हम लोग समझेंगे मेरे प्यारे बच्चों, और ट्रस्ट मी काफी मजा आएगा आपको। चलो, अब यहां से आपकी जर्नी शुरू होगी। ये फर्स्ट स्लाइड है, यहां पर हम बता रहे हैं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ेंगे पहले वर्ड को, उसके बाद पढ़ेंगे सेंटेंस को, फिर हम पढ़ने वाले पार्ट ऑफ सेंटेंस के बारे में, उसी के अंदर हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में, फिर असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लामेटरी एंड ससुरा ई ऑप्टेटिव का है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। वन बाय वन करके हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर बता रहा हूं, एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं। जिसको जीरो यानी कुछ भी नहीं आता है, तो आपको इतना पता होना चाहिए, इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ठीक है, जिसका यूज हम लोग वार्तालाप करने के लिए करते हैं। इसके अलावा इंग्लिश में लेटर होते हैं। कितने लेटर होते हैं? टोटल 26 लेटर आपको देखने को मिलेंगे। कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर होता है। अब उसके बाद कहां से शुरू करेंगे? उसके बाद करेंगे हम लोग वर्ड से, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं।
अब वर्ड क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? अ साउंड और लेटर और ग्रुप ऑफ साउंड्स और लेटर्स दैट एक्सप्रेसेस अ पर्टिकुलर मीनिंग, ठीक है, इज कॉल्ड वर्ड। क्या कहने का मतलब है सर? देखो बहुत प्यारी सी डेफिनेशन लिखी मेरे प्यारे बच्चों, अ साउंड और लेटर। चलो सर हमने साउंड नहीं पढ़ा, साउंड मेरे बच्चों अभी आगे पढ़ा देंगे आपको। तो लेटर जो होता है या फिर ग्रुप ऑफ साउंड, चलो इसको भी पीछे हटाते हैं। तो लेटर जो होता है और जो आप लेटर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, एबीसीडी वाली की बात यहां पर चल रही है, ठीक है। तो अगर जब उनको एक फिक्स ऑर्डर में लगाते हैं तो उनका एक प्रॉपर सेंस निकलता है, उसे हम कहते हैं वर्ड। देखो यहां पर लिखा है आफ्टर अरेंजिंग द लेटर्स, लेटर्स को अरेंज करने के बाद इन अ फिक्स ऑर्डर, कैसे अरेंज करेंगे? फिक्स ऑर्डर में। व्हेन अ कंप्लीटेड मीनिंग इमर्स, और उसके बाद क्या होता है? एक पूर्ण अर्थ आपके सामने निकलकर आता है, देन इट इज कॉल्ड अ वर्ड, फिर उसे कहा जाता है वर्ड। सर और थोड़ा सा इलेबोरेट करो, बिल्कुल बच्चे हैं हम लोग तो। चलो वर्ड क्या होता है? जैसे मैंने आपके सामने एग्जांपल में लिखा है कॉपी, ये लिखा है COPY। अब यहां पर मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को 4 लेटर दिख रहे हैं, पहला है C, दूसरा है O, फिर P और फिर Y। ये चारों ही लेटर आपको A से लेकर Z तक में आपको देखने को मिल जाएंगे। अब वर्ड की डेफिनेशन क्या कहती है? वर्ड का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? वर्ड का कॉन्सेप्ट कहता है जब हम इन लेटर्स को एक फिक्स ऑर्डर में, फिक्स मतलब एक राइट पैटर्न में जब हम जमाते हैं, लिखते हैं, सजाते हैं, तो उसके बाद में जो इनका अर्थ निकलता है उसे हम कहते हैं वर्ड। उसे हम क्या करेंगे? वर्ड। अब ये जानना जरूरी क्यों है? क्योंकि 26 लेटर होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हम सब जानते हैं। लेकिन 26 लेटर को अगर हम मान लो मैं अगर ऐसे ही लिख दो BCD, इसका प्रोनाउंसिएशन करके दिखाइए आप। लेटर्स हैं लेकिन प्रोनाउंसिएशन नहीं निकल पा रहा ना प्रॉपर तरीके से, और ना ही इसका कोई मीनिंग निकलने वाला है, तो फिर ये वर्ड नहीं कहलाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर क्या लिखा है पेन, कोई अगर आपसे पूछता है PEN पेन, ये वर्ड है तो क्यों है? ये वर्ड नहीं है तो क्यों नहीं है? तो आपके पास में एक प्रॉपर वैलिड रीजन होना चाहिए। तो आपका आंसर क्या होगा? सर पेन इज अ वर्ड। पेन क्या है? पेन एक वर्ड है। क्यों है पेन एक वर्ड? पेन इसलिए एक वर्ड है क्योंकि इसमें 3 लेटर देखने को मिल रहे हैं। कौन कौन से? PEN। और मैंने इन तीनों लेटर को एक फिक्स पैटर्न में लगा रखा है, एक फिक्स ऑर्डर में लगा रखा है, सो दैट कि इनका एक प्रॉपर सेंस निकल रहा है, मीनिंग निकल रहा है, इसलिए क्या कहलाते हैं? इसलिए कहला रहे हैं वर्ड। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि आपको समझ में आया होगा अच्छे से। ऐसे ही आपके सामने राम लिखा है, अवेयर लिखा है, कैपेसिटी, कॉन्फ्लिक्ट एटसेट्रा, बहुत सारे वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। फिर बता रहा हूं लेटर को मिला के वर्ड बनता है, लेकिन वर्ड तब बनेगा जब वो एक पर्टिकुलर फिक्स ऑर्डर में लिखा जाएगा। ऐसा नहीं कि आप कहीं पर भी कुछ भी लेटर्स को फिक्स कर दें और कुछ भी बना रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो वर्ड तभी बनेगा जब उसका प्रॉपर सेंस निकलेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको वर्ड समझ में आया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। आइडेंटिफाई द वर्ड्स फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। अब नीचे कुछ नाम दिए गए मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्या लिखा है? आइडेंटिफाई द वर्ड्स फ्रॉम द फॉलोइंग। यहां पर लिखा है YPOC, यहां पर लिखा है एंजॉय, यहां पर लिखा है AMR, यहां पर लिखा है ENP, ठीक है, और यहां पर लिखा है GOY, ठीक है। अब आपको यहां पर वर्ड को आइडेंटिफाई करना है, स्टार बना के लिखा है। तो सर मुझे ये YPOC बोलने में यॉप यॉप करके मतलब फील नहीं आ रहा है, मेरी जीभ भी लफड़ जा रही है, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो ENP भी लेटर्स तो हैं, लेकिन मुझे कहीं पर भी मैंने ऐसा सुना नहीं है, कहीं पर देखा भी नहीं है अभी तक देखा जाए तो। AMR, आमिर तो मैंने सुना है, आमिर खान ही है हमारे, ठीक है, और उसके अलावा लेकिन इसमें आई नहीं है, तो ये भी गड़बड़ लग रहा है। हाँ, मैं व्हाट्सअप अगर देखा जाए तो व्हाट्सअप इंग्लिश के हिसाब से चलूँ तो अमर पढ़ सकता हूं इसको, लेकिन ऐसा होता नहीं है मेरे पुत्र। व्हाट्सअप स्पेलिंग से देखा जाए तो आप कि फेल होने के चांसेस पूरे पूरे हैं मेरे बच्चों, ठीक, घबराना नहीं है। यहां अगर बात करें इसलिए व्हाट्सअप इंग्लिश पे फोकस मत करना। नेक्स्ट है ENJOY, ठीक है, एंजॉय, जिसका मतलब होता है एंजॉय करना, मजे करना, ठीक है। सो बेसिकली ये एक ऐसा वर्ड है जिसको हम वर्ड प्रॉपर कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी लेटर्स को, इसकी जितनी भी वो बोलते हैं ना लेटर्स को, हमने इसमें इस वाले वर्ड में एक फिक्स ऑर्डर में लगा रखा है और ये प्रॉपर सेंस क्रिएट कर रहा है इसलिए, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब वर्ड के बाद मेरे प्यारे बच्चों हम बात करेंगे द सेंटेंस के बारे में, ठीक है। सेंटेंस क्या होता है? चलिए जैसे हमने लेटर वर्ड के अंदर क्या करा था, लेटर को मिलाया था फिक्स ऑर्डर में, ऐसे हमें क्या करना है सेंटेंस के बारे में। तो अ सेंटेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस क्या है मेरे प्यारे बच्चों? वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, पुट टुगेदर टू कन्वे एन आइडिया। जहां पर क्या होता है हम उसको एक साथ लगाते हैं, एक साथ पुट करते हैं, ठीक है। वो जब एक साथ आता है तो किसी प्रकार के आइडिया के बारे में बात करेगा,
या फिर फैक्ट के बारे में बताएगा, दर्शाएगा, या फिर किसी प्रकार के क्वेश्चन के बारे में बात होती है, किसी प्रकार के थॉट के बारे में बात होती है, किसी प्रकार के रिक्वेस्ट के बारे में बात होगी, या फिर कोई कमांड होगा। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो सेंटेंस के अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स रहेंगे, और वर्ड्स को एक सिंपल शब्दों में कहा जाए तो वो ये कि वर्ड्स को एक फिक्स ऑर्डर में हमने लिखा और उसके बाद में उसका कोई प्रॉपर सेंस निकल रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्ड, सॉरी सेंटेंस, ठीक है। और उस सेंटेंस के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है, किसी प्रकार के आईडी के बारे में बात होगी, यानी कि वो जो लिखा गया सेंटेंस है वो किसी आईडी को दर्शाएगा, या फिर किसी फैक्ट को दर्शाएगा, या फिर वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा, या फिर किसी प्रकार के विचार के बारे में बात होगी, या फिर कोई रिक्वेस्ट की जा रही होगी, या फिर कोई कमांड के बारे में उसमें बात होगी। वो ये सारे ही जो स्टेटमेंट हमने मेंशन करे, यानी जो बात बताई जा रही है, ये उसमें आपको देखने को मिलेगी। आगे अगर बात करें तो व्हेन अ सेंटेंस, ठीक है, व्हेन अ सेंटेंस इज रिटन इट बिगिंस विद अ बिग कैपिटल लेटर। जब भी सेंटेंस को हम लोग लिखते हैं तो उसकी शुरुआत जो है हमेशा कैपिटल लेटर यानी कि अपर केस से शुरू होती है, एंड एंड विद अ फुल स्टॉप और प्रॉपर पंक्चुएशन। और वो जब भी एंड होगा आपका सेंटेंस तो या तो वो फुल स्टॉप से एंड होगा या फिर प्रॉपर पंक्चुएशन से। और ये जो प्रॉपर पंक्चुएशन है, ये इस शब्द का निर्माण बेसिकली मिस्टर शशांक तिवारी ने किया है, ठीक है। यानी कि मैं बड़े गर्व से कहता हूं कि ये जो वर्ड यहां पर यूज हो रहे हैं, प्रॉपर पंक्चुएशन, प्रॉपर तो आपको हर वर्ड के अंदर, हर किसी के अंदर देखने को मिलेगा, आपने सुना भी होगा, जिसे प्रॉपर मीनिंग ही हम लोग कहते हैं। पंक्चुएशन भी आपने सुना होगा, लेकिन कहीं पर भी आप मुझे बताना किसी भी इंग्लिश ग्रामर में, ठीक है, ये आप सभी के लिए रिवॉर्ड वाली बात है, ठीक है। आप मुझे ये बताना कि कहीं पर भी सेंटेंस की डेफिनेशन के अंदर अगर आपने प्रॉपर पंक्चुएशन ये साथ में देखा हो तो आपको एक प्रॉपर अच्छा सा मैं प्राइज दूंगा, ठीक है, बहुत अच्छा सा प्राइज दूंगा, क्योंकि ये जो वर्ड आपको, दो वर्ड आपको यहां पर दिख रहे हैं, ये मैंने आज तक कहीं पर नहीं पढ़े थे, लेकिन मैं एक किताब लिख रहा हूं और उस किताब के अंदर मैंने ये वर्ड का यूज किया है, यानी कि ये मेरे द्वारा यूज किए गए वर्ड हैं, ठीक है। चलो आगे डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल के बारे में। अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों तो हाँ, मैं अपना थोड़ा सा प्रचार कर लेता हूं कभी कभी यार, ठीक है। सो इट स्नोस अ लॉट इन विंटर इन रशिया। हम सब जानते हैं कि रशिया में ठंड के टाइम पीरियड पर बहुत बर्फबारी होती है। अब यहां पर देखो 1 2 3 4 5 ऐसे अलग अलग वर्ड आपको देखने को मिल रहे हैं। इन सभी वर्ड को हमने एक फिक्स ऑर्डर में लगाया है और फिक्स ऑर्डर में लगाने के बाद में इनका एक प्रॉपर सेंस निकल रहा है, इसीलिए हम इनको सेंटेंस बोल रहे हैं। तो किसी लिखे गए सेंटेंस को हम सेंटेंस कब कह सकते हैं, तब कह सकते हैं जब उसका प्रॉपर मीनिंग निकल रहा हो, सेंस निकल रहा हो। ऐसे ही क्या लिखा है, आई लाइक टू ड्रॉ पिक्चर्स, मुझे पिक्चर ड्रॉ करना पसंद है। सभी वर्ड को हम लोगों ने एक फिक्स ऑर्डर में लिखा है और उसके बाद उसका प्रॉपर मीनिंग निकल रहा है। चलिए, उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों की सेंटेंस आपको समझ में आया होगा अच्छे से। सेंटेंस को समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। इसके बिना आपका आगे की ग्रामर सीखने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। अगर ये नहीं आया तो आगे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। चलिए यहां से हम बात करेंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में। सो एवरी सेंटेंस हैज टू पार्ट्स। हर सेंटेंस के मेरे प्यारे बच्चों दो पार्ट होते हैं। पहला होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो सब्जेक्ट को बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों हिंदी में कर्ता। सब्जेक्ट को बोलते हैं हिंदी में कर्ता, और प्रेडिकेट को बोलते हैं हिंदी में विधेय। क्या बोलते हैं, विधेय, ठीक है। अब एक एक करके समझते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। सो सब्जेक्ट के बारे में यहां पर कुछ लाइनें लिखी गई, उनको पढ़ते हैं। इन इंग्लिश ग्रामर द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज द पर्सन और थिंग दैट परफॉर्म्स द एक्शन और द डूअर ऑफ द सेंटेंस। चलो थोड़ा सा ट्रांसलेट कर लेते हैं इसको। तो इंग्लिश ग्रामर में देखा जाए तो सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट मेरे प्यारे बच्चों कोई पर्सन होगा या फिर कोई थिंग होगी, और अगर पर्सन है तो किसी सेंटेंस में किसी प्रकार का कोई अगर एक्शन हो रहा है तो परफॉर्म करने वाला पर्सन रहेगा, और अगर पर्सन नहीं है तो जो भी अगर थिंग है तो उसके बारे में अगर कोई बात हो रही है तो वो कहलाएगा हमारा सब्जेक्ट। इन अदर वर्ड्स में अगर बात करूं सिंपल शब्दों में जो आपको समझ में आए बहुत अच्छे तरीके से, ये तो एक किताब लिख रहा हूं उसके लिए मेरे बच्चों प्यारा प्यारा कंटेंट बना रखा है, लेकिन कोई अगर आपसे पूछता है कि सब्जेक्ट क्या होता है, आपने पढ़ी है इंग्लिश, तो आपको सिंपल सा जवाब देना है अ पर्सन और थिंग अबाउट विच समथिंग इज सेड इज कॉल्ड सब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस में जो काम करने वाला होता है या जिसके बारे में हम बात करते हैं वो होता है सब्जेक्ट। फिर सुनो एक बार, किसी भी सेंटेंस में जो काम करने वाला होता है, एक्शन को परफॉर्म करने वाला या जिसके बारे में हम बात करते हैं वो होता है सब्जेक्ट, ठीक है। अ पर्सन और थिंग अबाउट विच समथिंग इज कॉल्ड सब्जेक्ट। एंड प्रेडिकेट क्या होता है, तो वॉट एवर इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। सिंपल, वॉट एवर इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, सब्जेक्ट के बारे में क्या बातें हो रही हैं, वो क्या कहता है, वो कहलाता है प्रेडिकेट। बहुत सिंपल है, ठीक है।
चलो, तो यहां तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया अच्छे से। सब्जेक्ट को ही डूअर कहा जाता है, तो कंफ्यूज मत होना, स्टार बना के यहां पर मेंशन भी कर रखा है। बच्चे घबरा जाते हैं अगर टीचर, कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो प्रॉपर नहीं बताते, सब्जेक्ट बता दिया तो वो समझते हैं अंडरस्टूडिंग होगा, इतना मतलब कि बच्चों को पता होगा डूअर क्या होता है। सब्जेक्ट को ही डूअर कहा जाता है, ठीक है। सो द सब्जेक्ट इज यूजुअली नाउन और प्रोनाउन। ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट जो है वो सामान्यतः क्या रहता है मेरे प्यारे बच्चों, या तो नाउन रहेगा या फिर प्रोनाउन रहेगा। जैसे एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि राम बाजार जा रहा है, राम इज गोइंग टू मार्केट, तो कौन बाजार जा रहा है? राम। राम क्या हो गया? बेसिकली प्रॉपर नाउन। अब अगर मैंने बोल दिया ही इज गोइंग टू मार्केट, तो मैंने उसी के लिए प्रोनाउन का यूज कर दिया ही, ठीक है। और ही क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट जो होता है वो यूजुअली नाउन या प्रोनाउन रहता है, ठीक है। अब यहां पर क्या लिखा है आगे? द सब्जेक्ट यूजुअली नाउन और प्रोनाउन, आगे लिखा है इट इज टिपिकली कम्स बिफोर द वर्ब। और ये हमेशा जो है, यानी कि आपको कब देखने को मिलेगा? वर्ब से पहले देखने को मिलेगा। हियर आर सम एग्जांपल ऑफ द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। और यहां पर आपको कुछ एग्जांपल दिखाने वाले हैं सब्जेक्ट के बारे में, यानी कि कुछ सेंटेंस लिखे होंगे, उसमें सब्जेक्ट की पोजीशन बताई होगी, ठीक है। डूअर के बारे में देख लिया हम लोगों ने यहां पर। इन इंग्लिश ग्रामर द डूअर इज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, ठीक है, इन द एक्टिव वॉइस which performs the action described by the verb. For example, in the sentence the student wrote the essay, the student in the doer. बहुत सिंपल शब्दों में कहा जाए तो साफ साफ लिखा है डूअर क्या होता है। इन इंग्लिश, सॉरी, इन ग्रामर द डूअर इज अ सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है उसे क्या कहा जाता है? डूअर कहा जाता है। एक्टिव वॉइस जो होते हैं हमारे, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस सब पढ़ेंगे भी आगे, फिलहाल समझ लीजिए आप। जो एक्टिव वॉइस होता है विच परफॉर्म्स द एक्शन, जिसमें एक्शन को परफॉर्म करने की बात होती है, ठीक है, जहां पर वर्ब का सहारा लिया जाता है, वर्ब का यूज होते हैं। जैसे एग्जांपल में लिखा है इन द सेंटेंस, इस सेंटेंस के अंदर द स्टूडेंट रोड द एसे। जो स्टूडेंट है बेसिकली उसने एसे लिखा। अब द स्टूडेंट इज द डूअर। एसे किसने लिखा? स्टूडेंट ने लिखा। कहानी समझ में आ रही है? तो जो एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, रोट लिखा है, तो रोट बेसिकली किसको लिए यूज हो रहा है? स्टूडेंट के लिए। तो यहां पर स्टूडेंट जो है डूअर कहलाएगा, और स्टूडेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट बोलेंगे, ठीक है। चलिए, सम एग्जांपल ऑफ सब्जेक्ट के बारे में अगर डिस्कस करें तो क्या होता है। अब यहां पर लिखा है पूजा वॉकड टू द बुक स्टोर, आफ्टर लंच आई विल कॉल माई ब्रदर, यू वर अ ग्रेट डांसर, द चाइल्ड थ्रू द बॉल। अब ये चार एग्जांपल आप सभी के सामने लिखे, इन चारों में आपको बताना है कि सब्जेक्ट क्या है। सर हम कैसे पहचान लेंगे कि सब्जेक्ट क्या है? आपने तो बताया ही नहीं अभी। सब बताएंगे बच्चों, कैसे सब्जेक्ट को पकड़ना है, ठीक है। कहीं भाग नहीं रहा है लेकिन पकड़ लेंगे उसको, ठीक है। तो पूजा वॉकड टू द बुक स्टोर, इसमें क्या है? सब्जेक्ट है मेरे प्यारे बच्चों पूजा। आफ्टर लंच आई विल कॉल माई ब्रदर, सब्जेक्ट है इसमें आई। एंड यू वर अ ग्रेट डांसर, इसमें है सब्जेक्ट यू। एंड द चाइल्ड थ्रू द बॉल, सब्जेक्ट है इसमें चाइल्ड। अब सर ये चारों ही सेंटेंस में सब्जेक्ट पे तो आपने गोला लगा दिया, क्योंकि आप तो ऊ गोले से आए हो, हम तो ई गोले पे रहते हैं, हमको कैसे पता चलेगा? तो अब यहां पर हम आपको सिखाएंगे कि किसी भी सेंटेंस में आप सब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहां पर लिखा है क्वेश्चन के रूप में, द बिग क्वेश्चन इज हाउ टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट इन एनी सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में हम सब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? ये बड़ा मासूम सा क्वेश्चन, बड़े मासूम से बच्चों के माइंड में चलता रहता है, ठीक है। तो क्या लिखा है आंसर में? व्हेन वी आस्क क्वेश्चंस लाइक वर, ठीक है, हु का मतलब कौन, किसने और किन्होंने, व्हाट क्या, जिसका मतलब होता है टू द वर्ब, देन वॉट एवर आंसर वी गेट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। यहां पर ये स्टेटमेंट जो है ये दर्शा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी सेंटेंस में अगर आपको सब्जेक्ट को पता करना है कि सब्जेक्ट क्या है, तो आपको सिर्फ दो क्वेश्चन करने हैं। वो दो क्वेश्चन कौन से हैं? एक तो है हमारा हु, और दूसरा है हमारा व्हाट। हु क्वेश्चन का जो हिंदी अर्थ है वो है कौन, किसने और किन्होंने, और व्हाट क्वेश्चन जो है बेसिकली उसका अर्थ क्या है, क्या। और ये दोनों ही क्वेश्चन हमें पूछने किससे हैं? हमें पूछने हैं वर्ब से। उस सेंटेंस में आपकी जो भी मेन वर्ब है या फिर हेल्पिंग वर्ब है वो आपको दिखेगी, उससे आपको क्वेश्चन करना है। तो जो भी आपको जवाब मिलेगा वो कहलाएगा सब्जेक्ट। अब इन जो हमने यहाँ पे ट्रिक पढ़ी है, इस ट्रिक को हम चारों लगा देते हैं अल्टीमेटली, यानी कि इन चारों एग्जाम्पल के ऊपर पुट करके देखते हैं हमें आंसर मिलता है या नहीं। अब पहले तो वर्ब को पकड़ लो अच्छे से, वॉकड ये लिखा है, ठीक है। उसके अलावा विल लिखा है, ये हमारी वर्ब है। इसके अलावा एक वर्ब ये हो गई, इसके अलावा ये वर्ब है। हमने पहले ही सर्कल लगा लिया वर्ब के ऊपर। अब हमारे क्वेश्चन पुट करेंगे। तो यहां पर पूजा की जगह लिखिए आप हु वॉकड टू द बुक स्टोर, कि बुक स्टोर पर कौन गया। तो आंसर क्या मिलेगा आप सभी को? कि पूजा दीदी अब बुक स्टोर पर गई। तो पूजा दीदी क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट। हालांकि दीदी नहीं लिखा, लेकिन आप समझ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। आगे आफ्टर लंच, ठीक है, हु विल कॉल माई ब्रदर, कौन कॉल करेगा? तो मैं कॉल करूंगा। तो अल्टीमेटली आई क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों यहां पे? सब्जेक्ट। ऐसे ही हमने लिखा हु वर अ ग्रेट डांसर, तो आंसर मिलेगा यू वर अ ग्रेट डांसर।
ऐसे ही द चाइल्ड थ्रू, तो चाइल्ड की जगह हम लगा दो हु थ्रू द बॉल, तो आंसर मिलेगा द चाइल्ड। तो यहां पर ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों सब्जेक्ट। अब दूसरा बड़ा प्रश्न, आप मुझे ये बताना कमेंट बॉक्स में, सर यहां पर लिखा था द चाइल्ड और आपने लिखा है केवल चाइल्ड, इसका कारण क्या है? क्या मैं द को सब्जेक्ट के रूप में कंसीडर करूंगा? अगर नहीं तो द के पीछे क्या लॉजिक है, क्या साइंस है, थोड़ा सा आप बताना, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं प्रेडिकेट के बारे में। छोटे छोटे क्वेश्चन मैं आपके सामने देता रहूंगा मेरे प्यारे बच्चों, सो दैट कि आपके अंदर क्यूरियोसिटी बनी रहेगी और अगर मुझे पता चलता रहेगा कि हाँ आप सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। अब आगे बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों प्रेडिकेट के बारे में कि प्रेडिकेट क्या होता है। सो द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच हैज द वर्ब, क्या लिखा है? द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच हैज द वर्ब, सेंटेंस का वो भाग जिसमें वर्ब रहती है। फिर सुनो ध्यान से, सेंटेंस का वह पार्ट जिसमें वर्ब रहती है, एंड विच टेल्स अस, जो हमें बताती है, व्हाट द सब्जेक्ट इज और डज, कि सब्जेक्ट क्या है और क्या करता है, वो कहलाता है प्रेडिकेट। सेंटेंस में क्या आगे हिंदी में क्या लिखा है बच्चों? वाक्य का वह भाग जिसमें क्रिया होती है जो हमें बताता है कि विषय क्या है और क्या करता है, ठीक है। जिसको हिंदी में अगर इंग्लिश में प्रॉपर नहीं समझ में आ रहा है तो हिंदी में मेंशन कर रखिए। अब आते हैं प्रेडिकेट पे, जो स्टार्टिंग बताया था, बहुत सिंपल सी परिभाषा मैं आपको बताता हूं समझाने के लिए। किसी भी सेंटेंस में जो काम करने वाला होता है वो कहलाता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या काम करता है, सब्जेक्ट के बारे में क्या बात होती है, वो कहलाता है प्रेडिकेट। अ पर्सन और थिंग अबाउट विच समथिंग इज सेड इज कॉल्ड सब्जेक्ट, एंड व्हाटएवर इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। बस इतना ध्यान रखना है। सो यहां पर मैंने आपको, ओहो स्क्रीनशॉट भी आ गया, मैजिक। चलो अब यहां तक हमने डिस्कस कर लिया। आगे क्या लिखा है इन दिस सेंटेंस, ठीक है, यहां पर लिखा है शी वेंट साइकिलिंग आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल। अब इस सेंटेंस में प्रेडिकेट पार्ट क्या है मेरे बच्चों? द प्रेडिकेट इज वेंट साइकिलिंग आफ्टर द रिटर्निंग फ्रॉम द स्कूल, यानी कि सब्जेक्ट को छोड़ने के बाद, सब्जेक्ट को छोड़ दिया, सब्जेक्ट को पकड़ लिया, पहचान लिया, उसके बाद में जो रिमेनिंग पार्ट रहता है सेंटेंस का, वो कहलाता है पूरा का पूरा प्रेडिकेट। क्लियर है, समझ आ रहा है? जिसको हिंदी में कहते हैं विधेय। चलिए अब आगे बात करते हैं। नाउ प्ले विद दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस साथ प्ले करते हैं। सो अश्विका इज अ नॉटी गर्ल, ठीक है। अश्विका क्या है? नॉटी गर्ल है। हाँ तो बिल्कुल है, बिकॉज शी इज माई डॉटर, ठीक है, तो वो मेरी बेटी है इसलिए तो नॉटी तो है। सो अश्विका क्या है? नॉटी गर्ल है। इन दिस सेंटेंस, इन सेंटेंस में क्या है? वी स्पीक अबाउट अश्विका, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं अश्विका के बारे में। तो अश्विका क्या हो गया? सब्जेक्ट। एंड व्हाट वी से अबाउट हर, और हम अश्विका के बारे में क्या बात कर रहे हैं? तो हम बात कर रहे हैं कि शी इज अ नॉटी गर्ल। तो रिमेनिंग पार्ट क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? वो हो गया प्रेडिकेट। सो कंक्लूड करें, सब्जेक्ट क्या हो गया? अश्विका, और प्रेडिकेट क्या हो गया? इज अ नॉटी गर्ल। उम्मीद करता हूं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आप सभी को अच्छे समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में, क्योंकि अधिकतर हमें यही पढ़ाया जाता है कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है पहले आता है या बाद में आएगा, यानी कि सब्जेक्ट पहले आता है, प्रेडिकेट बाद में आता है, या सब्जेक्ट को आगे लगा देते हैं पीछे को, और पीछे हमारा क्या रहता है? प्रेडिकेट रहता है। लेकिन थोड़ा सा चेंज करेंगे, ठीक है। अब एक नए पैटर्न में कॉम्पिटिशन लेवल पर नई तरीके से चीजों को पढ़ने का प्रयास करते हैं। यहां पर लिखा है कि नहीं? चलिए चलो आगे चलेंगे, यहां आपको मिलेगा जरूर, लेकिन ठीक है। अब सिंपल सब्जेक्ट और कंपाउंड सब्जेक्ट और सिंपल प्रेडिकेट और कंपाउंड प्रेडिकेट क्या होता है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चलो सो देखते हैं सिंपल सब्जेक्ट क्या होता है। सो अ सिंपल सब्जेक्ट इन इंग्लिश ग्रामर में जो सिंपल सब्जेक्ट होता है इज अ सिंगल वर्ड और नाउन, या तो वो सिंगल वर्ड रहेगा या फिर नाउन रहने वाला है। दैट इज द फोकस ऑफ अ सेंटेंस, और वही जो है फोकस होता है किसी भी सेंटेंस का। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर, और वो सेंटेंस स्ट्रक्चर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सिंपल शब्दों में अगर मैं अपनी शब्दों में समझाऊं आपको, को सिंपल सब्जेक्ट क्या होता है? किसी भी सेंटेंस में जो आपको सब्जेक्ट होता है वो, और वो जो सब्जेक्ट जब एक वर्ड का होता है तो उसे कहा जाता है सिंपल सब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर एग्जांपल लिखा है, जैसे लिखा है शी इज अ टैलेंटेड सिंगर। अब ये जो सी है बेसिकली है क्या? सर प्रोनाउन है। अरे ठीक है ससुरे, अब ये बता कि ये सी है का, ये सब्जेक्ट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डूअर। इसको हम क्या बोलते हैं? डूअर भी कहते हैं। अब ये जो शी लिखा है, आप मुझे बताइए ये एक वर्ड का है या दो वर्ड का है? सर ये एक वर्ड का है, तो इसीलिए ये जो शी है इसको क्या कहा जाएगा? सिंपल सब्जेक्ट। मेरे प्यारे बच्चों, इसको क्या कहा जाएगा? सिंपल सब्जेक्ट। सर बस इतना आसान है? हाँ, तो आपने जो सब्जेक्ट पढ़ा है तो वही निकला। हाँ तो मेरे बच्चों वही रहेगा। आगे दूसरा, अब मान लो यहां पर हमने लिख दिया ही और शी, अब ये दो वर्ड के हो गए, तो अब ये क्या हो गया? अब ये हो गया कंपाउंड सब्जेक्ट। अब ये क्या हो गया? अब ये हो गया कंपाउंड सब्जेक्ट, ठीक है। सो आगे यहां पर क्या लिखा बच्चों? देखो, अ कंपाउंड सब्जेक्ट इज सब्जेक्ट विथ मोर देन वन नाउन और प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, ठीक है। समझ में आ रहा है? अ कंपाउंड सब्जेक्ट इज अ सब्जेक्ट विथ मोर देन वन नाउन और प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, ठीक है। कंपाउंड सब्जेक्ट कैन बी
रिप्लेस्ड बाय प्लूरल प्रोनाउन। और जो कंपाउंड सब्जेक्ट होता है, सीधी बात है, दो है तो प्लूरल के प्रोनाउन की तरह उसको रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग। आगे क्या लिखा है, द नाउन्स और प्रोनाउंस इन अ कंपाउंड सब्जेक्ट आर कनेक्टेड बाय कंजक्शन। सीधी बात है, जब दो वर्ड रहेंगे तो किसी से तो जुड़े ही रहेंगे, जैसे राम एंड श्याम, तो एंड से जुड़े हैं तो वो कंजक्शन से जुड़े हुए हैं। तो कंपाउंड सब्जेक्ट में क्या रहेगा, दो चीजें बात रखना, ध्यान रखना अच्छे से, कि दो सब्जेक्ट रहेंगे, इसके अलावा वो किसी न किसी कंजक्शन से जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लिखा है यहां पर, एंड, और, नॉर, एटसेट्रा, ये हो गया हमारे वो कंजक्शन। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको सिंपल सब्जेक्ट और कंपाउंड सब्जेक्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। यहां पर हमने मेंशन करा है अनुभव एंड सोनिया, ठीक है, वॉक टू स्कूल। अनुभव सोच रहा हमरा ही स्टूडेंट, ठीक है। अब ठीक है, अनुभव तो अनुभव दीदी कहीं होंगी, चलो। सो अनुभव एंड सोनिया वॉक टू स्कूल, अनुभव और सोनिया स्कूल जाते हैं। अब इस सेंटेंस में आप मुझे बताइए कि स्कूल कौन जाता है। मैंने इनको हटा दिया और वर्ब से क्वेश्चन कर लिया, हु वॉक्स टू स्कूल। तो आंसर क्या मिलेगा आपको कि अनुभव एंड सोनिया। तो ये दोनों क्या हो गए, सब्जेक्ट। अच्छा, अब ये सब्जेक्ट जो है एक वर्ड के हैं या दो वर्ड के, सर ये तो दो वर्ड के हैं। अच्छा, ये किससे जुड़े हैं, सर ये एंड से जुड़ा है। अच्छा, एंड क्या है, एंड कंजक्शन है। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, ये हो जाएगा हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया अच्छे से, और वही सारी बातें नीचे लिखी गई हैं। आगे बात करते हैं, मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन अबाउट कंपाउंड सब्जेक्ट। बच्चों के मन में बहुत सारे डाउट होते हैं जो कंपाउंड सब्जेक्ट को लेकर उनके माइंड में रहते हैं, वो क्वेश्चन भी हम लोगों ने यहां पर पुटअप करें सो दैट कि आपके माइंड में भी अगर डाउट रहता है तो क्लियर हो जाए। पहली बात, हाउ डू यू आइडेंटिफाई ए कंपाउंड सब्जेक्ट, कि सर कंपाउंड सब्जेक्ट को हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है। सिंपल सा फंडा वही बात है, क्वेश्चन आपको करना है हु और व्हाट। अगर दो सब्जेक्ट का रहेगा तो आज इजीली आ जाएगा। तो बाय लोकेटिंग टू नाउन्स और टू प्रोनाउंस दैट आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय कंजक्शन, पहले तो याद रखना कि कंजक्शन से जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है, सच एज एंड, ईदर और नीदर, नेड, एटसेट्रा, ठीक है। ये आपको बता दिया, वर्ब से ही क्वेश्चन करना है और आपको दो वर्ड का मिलेगा, कंजक्शन से जुड़ा रहेगा। दूसरी बात, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ अ कंपाउंड सब्जेक्ट। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, दिनेश, महेंद्र एंड मोनार्क। और ये तीनों जो हैं ये महाशय मेरे ही दोस्त हैं और काफी अच्छे दोस्त हैं, ठीक है। क्या लिखा है, दिनेश, महेंद्र एंड मोनार्क वर्कड फॉर विक्रम यूनिवर्सिटी इन सिटी ऑफ उज्जैन फॉर मोर देन अ डेकेड, ठीक है। अब यहां पर क्या लिखा है, द कंपाउंड सब्जेक्ट दिनेश, महेंद्र एंड मोनार्क। यहां पर दो से ज्यादा वर्ड है, सो तीन वर्ड का भी अगर मान लो सेंटेंस में सब्जेक्ट हो रहा है तो वो भी कंपाउंड सब्जेक्ट कहलाएगा। बोले हाँ बिल्कुल कंपाउंड सब्जेक्ट कहलाएगा। इसीलिए बोल रहा था सिंपल सब्जेक्ट का मतलब रहता है किसी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, और कंपाउंड सब्जेक्ट क्या रहेगा, किसी भी सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा वर्ड आपको देखने को मिलेंगे जो कि कंजक्शन से जुड़े हुए रहते हैं, उन्हें कहा जाता है कंपाउंड सब्जेक्ट। अब इतनी बात दोहराने के बाद में उम्मीद करता हूं कि आपको कंपाउंड सब्जेक्ट भी अच्छे समझ में आ गया। आई थिंक एक डाउट और था बच्चों का। सो व्हाट वर्ड्स आर कंपाउंड सब्जेक्ट, कौन से वर्ड ऐसे होते हैं जो कंपाउंड सब्जेक्ट कहलाते हैं। सो द मेन वर्ड्स इन कंपाउंड सब्जेक्ट आर नाउन एंड प्रोनाउन। तो अधिकतर जो आपको देखने को मिलेगा वो नाउन या प्रोनाउन ही रहेगा, क्योंकि हम सब्जेक्ट में पढ़ के ही ये यहां है कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट होता है नाउन या प्रोनाउन, और वो कनेक्टेड रहते हैं कंजक्शन के द्वारा, जैसे कि एग्जांपल में लिखा है सच एज एंड, ईदर और नॉर, ठीक है, नीदर। अ कंपाउंड सब्जेक्ट कैन कंटेन डिटरमिनर्स एंड मॉडिफायर्स टू। जो कंपाउंड सब्जेक्ट होता है अल्टीमेटली वो रहता है कैन कंटेन डिटरमिनर्स और मॉडिफायर्स, उसमें डिटरमिनर्स भी हो सकते हैं और मॉडिफायर्स टू, ठीक है। यानी कि ये सारी बात हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। चलिए अब आगे बात करते हैं सिंपल प्रेडिकेट और कंपाउंड प्रेडिकेट कर रहे हैं। अभी हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा था सिंपल सब्जेक्ट और कंपाउंड सब्जेक्ट। अब हम पढ़ने वाले हैं सिंपल प्रेडिकेट और कंपाउंड प्रेडिकेट के बारे में। तो यहां पर देखेंगे कि क्या होता है भाई साहब। तो सिंपल प्रेडिकेट जो होता है इज द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ प्रेडिकेट। जो सिंपल प्रेडिकेट है वो बहुत ही बेसिक फॉर्म है प्रेडिकेट का, एंड इज मेड अप ऑफ मेन वर्ब, जो किससे मिलकर बना होता है, मेन वर्ब से, एंड एनी एक्सुलरी वर्ब, ठीक है, या फिर किसी भी एक्सुलरी से मिलकर बना होता है। अ सिंपल प्रेडिकेट एक्सप्लेन्स व्हाट एक्शन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज परफॉर्मिंग। In simple predicate, there can only be one verb or verb phrases. If there is more than one, then it becomes compound predicate. चलो अब क्या होता है इसको मैं थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में आपको समझाता हूं कि सिंपल प्रेडिकेट क्या होता है। सिंपल प्रेडिकेट का मतलब रहता है कि जहां पर केवल आपको एक वर्ब देखने को मिलेगी, ठीक है। देखो फिर से चेकआउट करो। अ सिंपल प्रेडिकेट इज द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ द प्रेडिकेट। प्रेडिकेट का सबसे मोस्ट बेसिक फॉर्म है, पहली चीज तो ध्यान रखें। दूसरा क्या लिखा है, एंड इज मेड अप द मेन वर्ब, वो किससे मिलकर बना होगा, मेन वर्ब से और एनी एक्सुलरी वर्ब से।
एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझाऊंगा, बिल्कुल पैनिक मत हो। एंड इज मेड अप ऑफ मेन वर्ब एंड एनी एक्सिलरी वर्ब। और सिंपल प्रेडिकेट जो होता है वो एक्सप्लेन करता है व्हाट द एक्शन सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस परफॉर्मिंग, कि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो क्या काम कर रहा है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लिखता हूं कि राम इज राइटिंग अ लेटर, ठीक है, राम जो है लेटर लिख रहा है। अब इस सेंटेंस में हम सब जानते हैं राम क्या है, राम हो गया मेरे बच्चों सब्जेक्ट। कौन सा सब्जेक्ट हो गया, सिंपल सब्जेक्ट, क्योंकि एक ही है। अब हम बात करें सिंपल प्रेडिकेट के बारे में, तो ये तो हो गई हमारी सपोर्टिंग वर्ब जिसको हम हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। ये राइटिंग हो गई हमारी मेन वर्ब, ठीक है। अब राम कर क्या रहा है, वो लिख रहा है, यानी कि केवल और केवल इसमें एक मेन वर्ब है, केवल और केवल एक मेन वर्ब है, इसीलिए क्या कहा जाता है इसे कहा जाएगा सिंपल प्रेडिकेट। और आगे क्या लिखा है, in a simple predicate there can only be one verb or verb phrase. If there is more than one then it becomes a compound predicate. और अगर मान लो सेंटेंस में एक से ज्यादा वर्ब है और वो सेम सब्जेक्ट को यूज कर रही है तो वो कहलाता है फिर कंपाउंड प्रेडिकेट। एग्जांपल देखते हैं एक बार। अब एग्जांपल में क्या लिखा है देखो यहां पर, विराट कोहली जंप्ड 3 फीट इन द एयर। अब विराट कोहली जो है वो सब्जेक्ट है सेंटेंस का, और जंप्ड जो है केवल एक वर्ब है। तो यहां पर क्या हो गया, ये जो रिमेनिंग पार्ट रहेगा ये रहेगा सिंपल प्रेडिकेट, क्योंकि यहां पर एक ही वर्ब का इस्तेमाल हुआ है। आगे अगर एग्जांपल 2 में बात करें, कोच राहुल द्रविड़ प्रेज्ड हिज विनिंग टीम। जो राहुल द्रविड़ है उन्होंने अपनी टीम की प्रशंसा करी जब वर्ल्ड कप जीते। यहां पर जो प्रेज्ड है ये भी मेरे प्यारे बच्चों एक ही वर्ब का है, इसलिए क्या कहलाता है, ये कहलाता है कंपाउंड प्रेडिकेट। तो उम्मीद करता हूं कि सिंपल प्रेडिकेट आपको समझ में आया है। सॉरी, यहां पर कोच राहुल द्रविड़ वाला ये भी क्या है, सिंगल वर्ब ही, इसलिए क्या कहला रहा है, ये कहलाएगा हमारा सिंपल प्रेडिकेट। अब आते हैं कंपाउंड प्रेडिकेट की तरफ। तो कंपाउंड प्रेडिकेट क्या होता है, चलो, कंपाउंड प्रेडिकेट इज अ सेंटेंस स्ट्रक्चर दैट कंटेन्स टू और मोर वर्ब्स दैट शेयर द सेम सब्जेक्ट। जैसा कि आपको बताया था कि कंपाउंड प्रेडिकेट के अंदर एक से ज्यादा आपको वर्ब देखने को मिलेगी जो कि सेम सब्जेक्ट को शेयर करने वाली है, ठीक है। एंड आर ज्वाइंड बाय कंजक्शन, और वो जो है कंजक्शन की तरह जुड़ी रहती है। द कंजक्शन यूज्ड टू ज्वाइन द वर्ब्स आर वर्ड्स लाइक एंड और एंड बट। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो कोई भी अगर कंपाउंड प्रेडिकेट रहेगा तो उसमें दो वर्ब रहेगी, वो दोनों कंजक्शन द्वारा जुड़ी रहेगी और सेम सब्जेक्ट को शेयर करती है बस। एग्जाम्पल देखिए यहां पे कि भुवन एक्ट सस्पिशली एंड टॉक्स टू नो वन। अब यहां पर सब्जेक्ट क्या है, केवल एक ही है भुवन, लेकिन वर्ब कौन सी है, भुवन एक्ट सस्पिशली एंड टॉक्स। एक वर्ब हो गई हमारी कौन सी, टॉक्स, एक वर्ब हो गई हमारी कौन सी, एक्ट्स। अब भुवन ऐसे एक्ट कर रहा है, सस्पिशली एक्ट कर रहा है और किसी बात भी नहीं कर रहा है। तो जब जहां पर मेरे प्यारे बच्चों दो वर्ब आती है और जो कंजक्शन की तरह जुड़ी रहती हैं, वहां पर आता है हमारा कंपाउंड प्रेडिकेट। अब अगर बात करें तो सर क्या ये एग्जाम में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, ये एग्जाम में आपके बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि आप देने वाले हैं क्लास 6 का और क्लास 9 का एग्जाम, एंट्रेंस एग्जामिनेशन सैनिक स्कूल और आरएमएस का। तो स्कूल में शायद आपको ये चीजें इतनी डीप तक नहीं पढ़ाई जाए, केवल सब्जेक्ट प्रेडिकेट समझा दिया जाएगा, लेकिन फिर भी मेरे प्यारे बच्चों आप पढ़ के चलिए, प्रश्न बहरूपिया होता है, कहीं से भी पूछा जा सकता है आपसे। चलो, अब इसके बाद में अगर बात करते हैं, सो you all must have heard that in any sentence the subject comes first and the predicate comes later। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, आप सबने सुना होगा किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है पहले आता है और प्रेडिकेट जो है बाद में आता है। सो दिस इज ट्रू बट नॉट कंप्लीटली ट्रू। तो ये बात सच है लेकिन पूरी तरीके से सच नहीं है। क्यों नहीं है, तो उसी के लिए हम पढ़ेंगे भाई अब ऑर्डर ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, कि सेंटेंस का ऑर्डर, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का ऑर्डर क्या है, क्या ये पहले आता है, क्या ये बाद में आता है, या ऐसे कौन से सेंटेंस है जहां पर इसको पहले रखा जाएगा सब्जेक्ट को या फिर बाद में रखा जाएगा, ठीक है। सो यूजुअली द सब्जेक्ट कम्स बिफोर द प्रेडिकेट इन एन इंग्लिश सेंटेंस, ठीक है। इंग्लिश सेंटेंस में हम सब जानते हैं जनरली क्या होता है, सब्जेक्ट को पहले रखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल क्या लिखा है, सुशील एंड मीनाक्षी वेंट आउट फॉर डिनर। ये जितने बच्चों के नाम मेरे प्यारे बच्चों लिख रहा हूं, आप सभी का नाम मैं अपनी किताब में लिखने वाला हूं, ठीक है। सुशील एंड मीनाक्षी, ठीक है, ये दोनों हमारे बच्चे। सुशील एंड मीनाक्षी वेंट आउट फॉर डिनर, ये कहां गए, डिनर के लिए। अब सब्जेक्ट क्या हो गया इसमें, हम सब जानते हैं सुशील एंड मीनाक्षी, और प्रेडिकेट क्या हो गया, वेंट आउट फॉर डिनर। तो इस सेंटेंस में हमने देखा कि सब्जेक्ट पहले आ गया और प्रेडिकेट बाद में आ गया। हाउएवर, हालांकि द सब्जेक्ट इज नॉट ऑलवेज फर्स्ट, सब्जेक्ट जो है हमेशा पहले नहीं आता है। देयर आर 3 सिचुएशन इन विच द सब्जेक्ट अपीयर्स आफ्टर द वर्ब इंस्टेड ऑफ बिफोर इट। यानी कि 3 सिचुएशन हम आपको ऐसी बताने वाले हैं जहां पर सब्जेक्ट जो है पहले ना आके वर्ब की बात आपको देखने को मिलेगा। तो तैयार हो जाइए, कौन सी वो 3 सिचुएशन आपको देखने को मिल रही हैं। सो
ऑर्डर ऑफ सब्जेक्ट प्रेडिकेट में हम बात करने वाले एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जो भी हमारे प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। सर इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, ये मेरे प्यारे बच्चों आपको अगला लेक्चर जो रहेगा सेंटेंस वाला, उसमें पूरी तरीके से अच्छे तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए कि हाँ कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। सो इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस द सब्जेक्ट यूजुअली कम्स आफ्टर द वर्ब और अ पार्ट ऑफ प्रेडिकेट। जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है वहां पर जो आपको देखने को मिलेगा, क्या हमारा सब्जेक्ट वो वर्ब के बाद देखने को मिलेगा या फिर पार्ट ऑफ प्रेडिकेट के अंदर आपको देखने को मिलता है। जैसे एग्जांपल लिखा है कैन ही हेल्प यू। अब ये जो कैन है बेसिकली मॉडल वर्ब है हमारी। अब यहां पर सबसे पहले क्या आया, कैन, और उसके बाद में क्या है हमारा, ही। तो ही जो है सब्जेक्ट है, लेकिन ये कब आया, ये आया वर्ब के बाद में। तो पहला केस तो हमने देख लिया कि जो भी हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वहां पर वर्ब के बाद हमें सब्जेक्ट देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं इन इंपेरेटिव सेंटेंस। जो भी हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, सर इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसको भी आप समझ लीजिए कि एक प्रकार का सेंटेंस का प्रकार है, ठीक है। तो इसको भी हम डिटेल में समझेंगे आगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो सब्जेक्ट जो भी हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें जनरली जो है सब्जेक्ट जो है ओमिटेड होता है। ओमिटेड करने का मतलब होता है दिया ही नहीं रहता है, क्योंकि वो अंडरस्टूड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोल रहा हूं आप खड़े हो जाइए, या फिर मैंने किसी को इशारा कर दिया स्टैंड अप, तो मैंने प्रॉपर नहीं बोला उससे कि यू स्टैंड अप, मैंने स्टैंड अप बोला तो वो लड़का खड़ा हो गया, या मान लो जो भी गर्ल है वो खड़ी हो गई, उसको पता है कि उसी से बात चल रही है, ठीक है। तो ऐसे वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है हिडन रहता है, ओमिटेड होता है, क्योंकि वो अंडरस्टूड होता है, ठीक है। अब क्या लिखा है आगे, क्यों लिखा है, क्योंकि देखो बिकॉज इन इंपेरेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट इज ऑलरेडी अंडरस्टूड, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। अब एग्जांपल लिखा है गो अवे, ठीक है, लिखा है गो अवे। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, बेसिकली यू, क्योंकि आपसे ही कहा जा रहा है गो अवे, ठीक है। और प्रेडिकेट क्या है, बेसिकली प्रेडिकेट है हमारा गो अवे, ठीक है। दूसरा है हमारा थैंक यू। अब थैंक यू कौन बोल रहा है, थैंक यू बोल रहा हूं मैं, तो मैं क्या हो जाऊंगा इस पे सब्जेक्ट, और प्रेडिकेट क्या हो जाएगा, तो प्रेडिकेट हो जाएगा हमारा थैंक यू। अब एक चीज और, जो भी हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं वो बेसिकली जनरली देखा जाए तो हमें मेन वर्ब से शुरू होते नजर आने वाले हमें, ठीक है। हालांकि जब इसको पढ़ाएंगे सेंटेंस वाला टॉपिक तब और डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तो ये हमने देखा दूसरा केस जहां पर इंपेरेटिव सेंटेंस जो है वहां पर हमारा सब्जेक्ट जो है बाद में हमें देखने को मिलता है, या फिर देखने को मिलता ही नहीं क्योंकि वो अंडरस्टूड होता है। अब आता है इन मैनी सेंटेंस बिगिनिंग विथ हियर और देयर। हम सब ने ऐसे सेंटेंस देखे जो हियर और देयर से शुरू होते हैं, हियर और देयर से। वहां पर सब्जेक्ट कहां रहता है, तो वहां पर देखो क्या लिखा है, हियर कम्स द जूरी। क्या लिखा है, हियर कम्स द जूरी। तो इन मेनी सेंटेंस बिगिनिंग विथ हियर और देयर, जो भी सेंटेंस हमारे हियर और देयर से शुरू होते हैं उन सेंटेंस में भी हमें कभी भी सब्जेक्ट जो है स्टार्टिंग में देखने को नहीं मिलता है। तो क्या लिखा है, हियर कम्स द जूरी में द सब्जेक्ट जूरी, सब्जेक्ट क्या है मेरे बच्चों, जूरी है। कैसे आप आइडेंटिफाई करना, मैंने आपको ट्रिक बताई है। तो जो सब्जेक्ट जूरी अपीयर्स आफ्टर द वर्ब कम्स, ठीक है, कम्स के बाद में लिखा है, वर्ब के बाद में लिखा है, और यही हमारा थर्ड केस है कि हियर और देयर वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट आपको बाद में देखने को मिलेगा। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है एमसीक्यू बेस्ड में हियर और देयर वाले सेंटेंस में, तो कभी भी हियर को या देयर को पहले सब्जेक्ट के रूप में कंसिडर मत करना, गोला मत भरना। ये चीजें आपको बारीक बारीक से ध्यान रखनी बच्चों, ठीक है। ऐसे क्या लिखा है, द सब्जेक्ट 15 स्टूडेंट्स, लिखा ना, देयर वर 15 स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द क्लास। सो सब्जेक्ट 15 स्टूडेंट क्या लिखा है, ये वर्ग के बाद में है, ठीक है। तो ऐसी वाली चीजें हमें ध्यान रखना है। चलो अब आगे बात करते हैं, यहां पर द नहीं है, इसको देयर कर लीजिएगा आई थिंक, ठीक है। द सब हाँ नहीं सही है वो। चलो अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट साउंड्स इन इंग्लिश। अब हम बात करेंगे साउंड के बारे में, जो स्टार्टिंग में हमने जिसके बारे में डिस्कस करा था। आई नो कि लेक्चर बहुत लेंदी हो रहा है, मुझे पता है, अच्छे से एहसास है, छोटे छोटे से मासूम से बच्चे, लेकिन ट्रस्ट में बच्ची, आधा लेक्चर आप आज देख लीजिए, आधा बाद में देख लेना, लेकिन पढ़ना जरूर। अब ये जो चीज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, ये पहली बात आपके एग्जाम में नहीं आती है, लेकिन आर्टिकल का टॉपिक जब हम कवर करेंगे तो उसमें थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा और बच्चों में और आप में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा ये जानने का प्रयास करना इस टॉपिक को पढ़ने के बाद में, ठीक है। सो हम बात करने वाले मेरे प्यारे बच्चों साउंड के बारे में, कि साउंड क्या होता है। सो व्हाट इज साउंड एंड हाउ मेनी साउंड्स आर देयर इन इंग्लिश, कि साउंड क्या होता है और इंग्लिश में साउंड कितने होते हैं। तो आंसर क्या लिखा है, समथिंग दैट यू कैन हियर और दैट कैन बी हर्ड इज कॉल्ड साउंड। क्या लिखा है, फिर से चेकआउट करो बच्चों, समथिंग दैट यू कैन हियर और दैट कैन बी हर्ड इज कॉल्ड साउंड। कुछ ऐसा जो आप सुन सकते हैं या जिसे सुना जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं, साउंड। फिर चेकआउट करो, कुछ ऐसा जो आप सुन सकते हैं, कुछ ऐसा जो आप सुन सकते हैं या जिसे सुना जा सकता है उसे कहते हैं साउंड।
एंड इफ यू टॉक अबाउट नंबर ऑफ साउंड इन इंग्लिश, सो देयर आर 44 साउंड इन इंग्लिश। तो अगर हम बात करें कि इंग्लिश लैंग्वेज में साउंड कितने होते हैं, सो मेरे प्यारे बच्चों देयर आर 44 साउंड्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में कितने साउंड होते हैं, टोटल नंबर ऑफ साउंड कितने मेरे प्यारे बच्चों, 44। अरे सर अब ये थोड़ा सा मन में कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया, क्या क्रिएट हुआ, देखो नाउ लेट्स टॉक अबाउट साउंड में हमने एक मन में प्रश्न जगह आपके, वो कौन सा जगह, तो बट सर यू हैव टोल्ड दैट देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश, इंग्लिश में तो 26 लेटर होते हैं, देन हाउ आर देयर 44 साउंड्स इन इंग्लिश, तो फिर इंग्लिश में साउंड 44 कैसे हो गए। आंसर में क्या लिखा है, एक्चुअली टू लर्न एनी लैंग्वेज, ये है भाई का जवाब, यानी कि आपके प्यारे सर का। सो एक्चुअली टू लर्न एनी लैंग्वेज it is very important to learn its sound system along with its alphabet system। तो किसी भी लैंग्वेज को मेरे प्यारे बच्चों सीखने के लिए आपको साउंड सिस्टम सीखना बहुत जरूरी हो जाता है, उसके अल्फाबेट सिस्टम के साथ साथ, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, फिलहाल के लिए आप सिर्फ इतना ध्यान रखें कि इंग्लिश में 26 लेटर होते हैं और 44 साउंड होते हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आया, क्योंकि अभी थोड़ा सा आगे और डीप में जाएंगे, ठीक है। अब हाउ मेनी वोवेल साउंड आर देयर इन इंग्लिश, सर ये क्या बात हुई, वोवेल तो मैंने पढ़ रखे हैं, ए ई आई ओ यू, आपने मेरे से पूछ लिया हाउ मेनी वोवेल साउंड्स आर देयर इन इंग्लिश, तो नीचे मेरे प्यारे बच्चों आंसर है देयर आर 20 वोवेल साउंड्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। इंग्लिश अल्फाबेट में कितने वोवेल साउंड है मेरे प्यारे बच्चों, तो इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल है 20। आगे डिस्कस करते हैं, हाउ मेनी कॉन्सोनेंट साउंड्स आर देयर इन इंग्लिश, सर 21 कॉन्सोनेंट तो मैंने पढ़ा है अच्छे से, बिकॉज रिमेनिंग लेटर्स जो होते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट वोवेल, वो सब क्या कहलाते हैं, हमारे कॉन्सोनेंट। यहां लिखा है आपने देयर आर 24 कॉन्सोनेंट साउंड इन इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल 24 साउंड होते हैं। इसका भी जवाब फिलहाल वही है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि इसको समझने के लिए आपको फोनोलॉजी, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। साउंड के बारे में थोड़ा सा डीप में नॉलेज होना चाहिए, लेकिन तो सर पढ़ा क्यों रहे हूं, पढ़ा इसलिए रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि हमें आर्टिकल का टॉपिक कवर करना है। वहां पे आर्टिकल हम सब जानते हैं, आर्टिकल्स आर बेस्ड ऑन साउंड, पहले आपको पढ़ाया था जहां पर भी ए ई आई ओ नजर आता है वहां पे आर्टिकल को लगा देना। थोड़ा सा कंपटीशन लेवल पर हम नेक्स्ट लेवल पर पढ़ेंगे, तो बस इतना ध्यान रखना है कि साउंड कितने होते हैं। और फिर बता रहा हूं औरों में और आप में क्या डिफरेंस है, आपने कुछ यूनिक क्या पढ़ा अभी तक क्लास 6 में आके, मैं केवल आपको नंबर बताऊंगा, ठीक है। सो इंग्लिश में देयर आर 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स इन इंग्लिश। आगे अगर बात करें, इंपॉर्टेंट की पॉइंट टू रिमेंबर, नोट एज वी रीड दैट देयर आर 20 वॉवेल साउंड एंड 24 कॉन्सोनेंट साउंड इन इंग्लिश, जैसा कि हमने पढ़ा कि 20 कितने वॉवेल साउंड होते हैं और 24 हमारे कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं। बट इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट व्हेन वी टॉक अबाउट लेटर्स इन इंग्लिश देन ओनली 26 लेटर। लेकिन अगर बात करें इंग्लिश में लेटर के बारे में, तो इंग्लिश में लेटर 26 ही होते हैं, साउंड 44 होते हैं, लेकिन लेटर्स 26 होते हैं। नाउ लेट्स वी टॉक अबाउट, यहां ये थोड़ा सा लास्ट है मेरे बच्चों, घबराना नहीं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिप्थोंग इन इंग्लिश। सर ये डिप्थोंग क्या होता है, ठीक है, ये अच्छे अच्छे महारथियों ने नहीं पढ़ा होगा मेरे बच्चों आपके एज पे, इवन 10 तक के बच्चों से पूछ लेना, 12 तक के बच्चों से पूछ लेना, ठीक है। हाँ अगर टीचर्स ने पढ़ाया होगा तो जरूर, अदरवाइज नहीं पढ़ा होगा। सो व्हाट इज डिप्थोंग इन इंग्लिश, तो डिप्थोंग क्या होता है मेरे बच्चों, सिंपल शब्दों में लिखा है इन सिंपल वे, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट साउंड। ये कॉम्बिनेशन होता है वॉवेल और कॉन्सोनेंट साउंड का, उसी को कहा जाता है डिप्थोंग। Now how many diphthongs are there in English? So there are 8 diphthong in English. English में कितने diphthong होते हैं? 8। सर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रहे हो मेरे बच्चों, बिल्कुल कंफ्यूज होने की बात नहीं, जो जो लिखा है बस आपको स्क्रीनशॉट ले लेना, और तो और ठीक है, पीडीएफ चाहिए, जो भी चाहिए आपको कंटेंट मिल जाएगा। याद रखिए इंग्लिश में डिप्थोंग कितने होते हैं, टोटल 8। नाउ लास्ट की पॉइंट टू रिमेंबर, क्या है मेरे बच्चों लास्ट की पॉइंट टू रिमेंबर, देयर आर 20 वॉवेल साउंड इन इंग्लिश। इंग्लिश में 20 वॉवेल साउंड होते हैं, अमंग देम 12 प्योर वॉवेल साउंड, जिसमें 12 जो है हमारे प्योर वॉवेल साउंड होते हैं, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोथोंग, ठीक है, क्या बोलते हैं, मोनोथोंग के नाम से जानते हैं। एंड 8 जो हमारे बचे हुए रहते हैं उनको बोलते हैं हम लोग डिप्थोंग। फिर सुनो, जो 20 वॉवेल साउंड है हमारे, उसके अंदर 12 जो रहते हैं वो हमारे प्योर वॉवेल साउंड रहेंगे, और 8 जो बचते हैं हमारे वो कहलाते हैं डिप्थोंग, और जो प्योर 12 वॉवेल साउंड है उन्हें हम क्या बोलते हैं, मोनोथोंग, ठीक है। चलिए अब कंक्लूजन स्टेटमेंट ऑफ लेटर, अल्फाबेट और साउंड के बारे में। आज का जो हमारा पहला लेक्चर था उसका कंक्लूजन स्टेटमेंट क्या है, देयर आर 26 लेटर इन इंग्लिश। इंग्लिश में 26 लेटर होते हैं, ठीक है। देयर आर 21 कॉन्सोनेंट लेटर्स, 21 कॉन्सोनेंट लेटर होते हैं, 5 वॉवेल लेटर होते हैं जिनको हम ए ई आई ओ यू के नाम से जानते हैं। देयर आर 5 वॉवेल लेटर्स, जैसा कि मैंने डिस्कस कर लिया आपसे। एंड इफ यू टॉक अबाउट साउंड, और अगर हम बात करें साउंड के बारे में, सो देयर आर टोटल 44 साउंड इन इंग्लिश। इंग्लिश में टोटल 44 साउंड होते हैं।
इन विच देयर आर 20 वॉवेल साउंड, जिसमें 20 वॉवेल साउंड होते हैं एंड 24 कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं, और टोटल 24 कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं। सो उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि आज का लेक्चर जो है आपको समझ में आया होगा, अच्छे समझ में आया होगा। और ये हमारा पहला लेक्चर था जिसमें मैंने शुरुआत करी थी जीरो से हीरो बनाने की, यानी कि जिसको कुछ भी नहीं आता है, एबीसीडी भी नहीं आती है, वो भी इस लेक्चर को शुरू करे, यहां से देखना और एंड तक रहे। इसके अलावा जो हमारी जर्नी पूरी रहने वाली है वहां तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। ट्रस्ट में, यू ऑल विल बी ए मास्टर, ठीक है। और अगली इंस्टीट्यूट जो है मेरे बच्चों आप ही करेंगे शुरू, ठीक है। बहुत जल्दी हम सभी मिलेंगे आप सभी के साथ में एक नई वीडियो के साथ में। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जानने वालों के साथ में शेयर करें। टिल देन स्टे सेफ, कीप इन टच। थैंक यू वेरी मच।